वेलकम बैक टू भारतीय हिंदी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य की भाषा के बारे में। गुप्त जी की काव्य भाषा से संबंधित प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने इनके प्रश्न को लिखा हुआ है। प्रश्न एक है लेकिन इसको पूछने के कई तरीके हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य भाषा पर विचार कीजिए। सेकंड, मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा की विवेचना कीजिए। थर्ड है मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा पर प्रकाश डालिए। फोर्थ है मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य की भाषा को 400 शब्दों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर मैंने 400 शब्द लिखे हुए हैं। आपको जो प्रश्न मिलेगा उसमें शब्दों की संख्या कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। उत्तर है मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक काल के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। गुप्त जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली रही है। इनकी भाषा परिमार्जित, प्रौढ़ एवं साहित्यिक है। मैथिली शरण गुप्त जी ने आरंभ में अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी थी। कुछ समय बाद जब यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए, फिर इनकी प्रेरणा से गुप्त जी ने अपने काव्य खड़ी बोली में भी लिखना प्रारंभ कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य किया। मैथिली शरण गुप्त जी ने 1903 से सरस्वती पत्रिका में अपनी कविताएं भेजनी शुरू की थी और इस पत्रिका में 1920 तक इनकी कविताएं प्रकाशित होती रहीं। गुप्त जी ने जिस समय अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया, उस समय खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने की कोशिश की जा रही थी। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रारंभिक दौर था। मैथिली शरण गुप्त जी ने उस समय रचना भारत भारती का प्रकाशन किया। इनकी यह रचना बहुत ही प्रसिद्ध रही है। भारत भारती की पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है। आपको भी प्रश्न के उत्तर में इसी तरह से प्रसिद्ध पंक्ति को जरूर लिखना है। इस तरह से आप प्रश्न के उत्तर को और भी अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। इस तरीके से आपको भी पंक्ति लिखनी है। मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य भाषा खड़ी बोली रही है। गुप्त जी का खड़ी बोली में भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण अधिकार रहा। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में जो भी घटनाओं का वर्णन किया है और उसमें भावों का चित्रण करने के लिए वहां उन्होंने खड़ी बोली के शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इस प्रकार से अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग करते गए। गुप्त जी ने जब खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया, तब उनकी रचनाओं में जो थोड़ी बहुत कमियां थीं, वह धीरे धीरे कम होती गईं और इनकी भाषा बहुत ही सुंदर हो गई। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना साकेत में खड़ी बोली का
बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। साकेत की प्रसिद्ध पंक्ति से इनकी भाषा की सुंदरता देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक और पंक्ति को लिखा हुआ है और ये पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस तरीके से आपको भी प्रश्न के उत्तर में प्रसिद्ध पंक्ति लिखनी है। मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा सरल और सुबोध है। गुप्त जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का और ठेठ बोलचाल के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में जहाँ पर भी संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, वहाँ पर इनकी भाषा अत्यंत सरल एवं सुबोध रही है। गुप्त जी की रचनाओं में और भी भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने कहीं कहीं पर बुंदेली भाषा का प्रयोग किया और उर्दू, फारसी के शब्द भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग भी किया है। आज हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य भाषा से संबंधित प्रश्न के उत्तर को पढ़ा है। अगर आप लोग और भी कवियों के प्रश्नोत्तर को पढ़ना चाहते हैं या फिर जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर कवियों के जीवन परिचय, कवियों की रचनाएं और प्रश्न उत्तर, निबंध भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।